नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की, उन आर्किटेक्ट्स की जिन्होंने भारत में सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र की नींव रखी। ये कहानी है एक ऐसे सब्जेक्ट को बनाने की जिसे वेस्टर्न दुनिया से लेकर भारत की ज़मीनी हकीकत, यहाँ की सच्चाई के हिसाब से ढालना पड़ा। ये आसान काम नहीं था। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर भारत को अपनी तरह के समाजशास्त्र की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, वेस्ट में सोशियोलॉजी मॉडर्निटी को यानी आधुनिकता को समझने की कोशिश में पैदा हुई, लेकिन भारत में मॉडर्निटी का अनुभव बिल्कुल अलग था। हमारा अनुभव तो कॉलोनियल रूल यानी गुलामी के साए में हुआ था, और ये एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क था। इसी फर्क की वजह से भारतीय समाज को समझने के लिए एक बिल्कुल नए नजरिए की, एक नए चश्मे की जरूरत थी। तो आज इस सफर में हम कहां जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि भारत में सोशियोलॉजी की शुरुआत हुई कैसे, और फिर हम मिलेंगे चार बड़े नामों से, चार आर्किटेक्ट्स से। जे.एस. घुरे, जिन्होंने इसकी इंस्टीट्यूशन बनाई। डी.पी. मुखर्जी, जिन्होंने कहा कि भाई परंपरा को समझना जरूरी है। ए.आर. देसाई, जो एक मार्क्सिस्ट नजरिया लेकर आए। और एम.एन. श्रीनिवास, जिन्होंने पूरे फोकस को गांव की तरफ मोड़ दिया। तो चलिए देखते हैं कि इन सब ने मिलकर भारतीय समाज को देखने के हमारे तरीके को कैसे हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से, और समझते हैं उस माहौल को, उस दौर को जिसमें भारत में सब्जेक्ट का जन्म हुआ। हाँ, ये बात तो सही है कि समाज के बारे में सोचने की परंपरा तो हमारे यहाँ बहुत पुरानी है, लेकिन जब हम एकेडमिक सोशियोलॉजी की बात करते हैं, मतलब एक फॉर्मल सब्जेक्ट के तौर पर, तो इसकी नींव 20वीं सदी की शुरुआत में पड़ी। साल था 1919, जब बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पहला डिपार्टमेंट बना, और फिर देखते ही देखते 1920s तक कलकत्ता और लखनऊ जैसे बड़े शहर भी इस रेस में शामिल हो गए। और यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। जानते हैं क्या? इस सब्जेक्ट के जो शुरुआती पायोनियर थे, उनमें से ज्यादातर के पास इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग थी ही नहीं। वो लोग दूसरे फील्ड से आए थे और बस किस्मत से या कहिए संयोग से इस फील्ड के ट्रेल ब्लेजर्स बन गए। हम उन्हें एक्सीडेंटल एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स भी कह सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं L.K. अनंत कृष्ण अय्यर का। इन्होंने अपना करियर एक क्लर्क के तौर पे शुरू किया था, फिर स्कूल टीचर बने। मतलब सुनने में तो ये किसी बड़े एकेडमिक की कहानी बिल्कुल नहीं लगती है ना। लेकिन फिर आया साल 1902। कोचीन रियासत के दीवान ने उन्हें एक काम सौंपा, राज्य का एक एथनोग्राफिक सर्वे करने में मदद करने का। बस उसी एक काम ने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। वहीं से उनके एक शानदार एकेडमिक करियर की शुरुआत हुई और उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिली। सोचिए जरा। ऐसी ही एक और कहानी है शरत चंद्र रॉय की। पेशे से वकील थे, लेकिन छोटा नागपुर की जनजातियों के बारे में जानने में उनकी दिलचस्पी इतनी बढ़ी कि वो उस सब्जेक्ट के सबसे बड़े एक्सपर्ट बन गए। इतना ही नहीं, उन्होंने 1922 में एक बहुत ही जरूरी जर्नल मैन इन इंडिया भी शुरू किया। तो अब मिलते हैं हमारे पहले आर्किटेक्ट से, जे.एस. घुरिये। देखिए, अगर किसी एक इंसान को भारत में सोशियोलॉजी को एक इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन, मतलब एक संस्थागत विषय बनाने का क्रेडिट दिया जा सकता है, तो वो घुरिये ही हैं। उन्होंने सिर्फ बॉम्बे यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट को ही दशकों तक नहीं संभाला, बल्कि इस सब्जेक्ट की पूरी जमीन तैयार की। घुरिये का जो सबसे बड़ा और असरदार काम माना जाता है, वो है जाति व्यवस्था को एक ठोस, एक सॉलिड परिभाषा देना। उन्होंने बस एक लिस्ट नहीं बना दी, उन्होंने पुराने ग्रंथों को पढ़कर उनके आधार पर एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया। उन्होंने बताया कि जाति सिर्फ ऊंच नीच नहीं है, ये एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज को अलग अलग हिस्सों में बांटती है, जिसमें हर जाति की अपनी एक जगह है। इसमें खाने पीने से लेकर शादी ब्याह तक हर चीज पर पाबंदियां होती हैं। सबके अधिकार और कर्तव्य अलग अलग तय होते हैं, यहां तक कि लोगों के काम धंधे भी जन्म से तय होते थे। ये इतनी जबरदस्त परिभाषा थी कि आने वाले कई दशकों तक भारत में जाति पर जो भी अकादमिक बहस हुई, उसका स्टार्टिंग पॉइंट यही बना। घुरिये के काम का एक और बहुत जरूरी हिस्सा था ट्राइबल कम्युनिटीज पर हुई बड़ी बहस। अब देखिए, उस समय दो तरह की सोच थी। एक तरफ थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स और कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो प्रोटेक्शनिस्ट थे। उनका मानना था कि आदिवासी कल्चर बहुत अलग है और उसे हिंदू मेन स्ट्रीम से बचा कर रखना चाहिए ताकि उनका शोषण ना हो। और दूसरी तरफ थे घुरिये, जिनका नजरिया राष्ट्रवादी था। उनका तर्क था कि जनजातियां असल में पिछड़े हिंदू हैं और उनका भला मेन स्ट्रीम में शामिल होने से ही होगा। चलिए अब घुरिये से आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे दूसरे आर्किटेक्ट डी.पी. मुखर्जी से। लखनऊ स्कूल से जुड़े मुखर्जी का कहना था कि भाई बस बहुत हो गया वेस्टर्न थ्योरीज की नकल करना, हमें एक ऐसा समाजशास्त्र चाहिए जिसकी जड़ें भारत की परंपराओं की गहरी समझ में हों।
मुखर्जी की ये शब्द उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ हैं। उनका साफ मानना था कि अगर किसी को भारतीय समाज को समझना है तो एक सोशोलॉजिस्ट को पहले इसकी परंपराओं में, इसकी भाषाओं में, यहाँ के रहन सहन में खुद को पूरी तरह डुबोना होगा। ये कोई ऊपर ऊपर की पढ़ाई नहीं हो सकती। इसके लिए एक गहरी, एक डीप कल्चरल समझ चाहिए। और उनकी इस पूरी सोच के सेंटर में था उनका जीवंत परंपरा यानी लिविंग ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट। देखिए, मुखर्जी के लिए परंपरा कोई म्यूजियम में रखी हुई पुरानी बेजान चीज नहीं थी। नहीं, ये तो एक जिंदा सांस लेती हुई ताकत थी। एक ऐसी ताकत जो श्रुति, स्मृति और सबसे जरूरी अनुभव यानी लोगों के कलेक्टिव एक्सपीरियंस से लगातार बदलती रहती है, लगातार विकसित होती रहती है। अब आते हैं हमारे तीसरे आर्किटेक्ट AR देसाई पर। और देसाई एक बिल्कुल ही अलग नजरिया लेकर आए। वो एक पक्के मार्क्सवादी थे और उन्होंने भारतीय समाज और खास तौर पे मॉडर्न स्टेट यानी आधुनिक राज्य का एक बहुत ही तीखा, एक क्रिटिकल एनालिसिस पेश किया। देसाई ने एक बहुत ही चुभने वाला, एक असहज करने वाला सवाल पूछा। सवाल ये था कि ये जो वेलफेयर स्टेट है यानी कल्याणकारी राज्य, जो ये दावा करता है कि वो अपने सभी नागरिकों की भलाई के लिए काम कर रहा है, क्या ये सच है या ये सिर्फ एक मिथक है, एक छलावा है? उन्होंने इस पूरे आइडिया को ही चैलेंज कर दिया। और अपने इस दावे को साबित करने के लिए देसाई ने एक चेकलिस्ट बनाई। उन्होंने कहा, चलो देखते हैं, क्या एक वेलफेयर स्टेट सच में गरीबी खत्म करता है? क्या वो इनकम की असमानता को कम करता है? क्या वो इकोनॉमी को मुनाफे के बजाय समाज की जरूरत के हिसाब से चलाता है? क्या वो सबको रोजगार देता है? और इन सभी सवालों का जवाब देसाई के मुताबिक नहीं था। उनका कहना था कि ज्यादातर कल्याणकारी राज्य इन पैमानों पर फेल हो जाते हैं। देसाई हमें मजबूर करते हैं कि हम पर्दे के पीछे देखें और पूछें कि ये राज्य असल में किसके लिए काम कर रहा है। और अब चलते हैं हमारे चौथे और आखिरी आर्किटेक्ट MN श्रीनिवास के पास। श्रीनिवास ने तो समझिए भारतीय समाजशास्त्र की दिशा ही बदल दी। उन्होंने कहा, बहुत हुआ किताबों और थ्योरीज में उलझना, असली भारत को समझना है तो जमीन पर उतरो, फील्ड में जाओ। और उनके लिए सोशियोलॉजी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था भारतीय गांव। श्रीनिवास के इस फोकस ने एक बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल डिबेट खड़ी कर दी। सवाल यह था कि भारतीय समाज को समझने के लिए सबसे बेसिक यूनिट क्या होने चाहिए। श्रीनिवास का जवाब था गांव। लेकिन लुई ड्यूमॉन्ट जैसे दूसरे बड़े विद्वानों का कहना था कि नहीं, सबसे फंडामेंटल तो जाति है। क्यों? क्योंकि इंसान अपना गांव तो बदल सकता है, लेकिन उसकी जाति की पहचान तो उसके साथ ही चलती है। हाँ, ये बहस तो चलती रही, लेकिन श्रीनिवास के काम की अहमियत इससे कम नहीं होती। जरा सोचिए, देश अभी अभी आजाद हुआ है, सरकार नई नई पॉलिसीज बना रही है, लेकिन दिल्ली में बैठे लोगों को कैसे पता चलेगा कि दूर दराज के किसी गांव में असल में क्या हो रहा है? श्रीनिवास की विलेज स्टडीज ने वही काम किया। उन्होंने पॉलिसी मेकर्स को वो आंखें और कान दिए जिससे वो जमीनी हकीकत को देख और सुन सकें। ये सिर्फ एकेडमिक रिसर्च नहीं थी, ये एक तरह से राष्ट्र निर्माण का काम था। तो हमने 4 अलग अलग सोच वाले लोगों को देखा। इनके विचार कभी कभी एक दूसरे से टकराते भी थे। तो इन सब ने मिलकर आखिर क्या बनाया? चलिए इनकी मिलीजुली विरासत को समझते हैं। तो इन चारों की कहानी का सार क्या है? घुर्रैये ने इंस्टीट्यूशनल नींव रखी, मुखर्जी ने परंपरा की आवाज को सबसे आगे रखा, देसाई ने स्टेट और नेशनलिज्म पर सवाल उठाए, और श्रीनिवास हमें सीधा फील्ड में, गांव के अंदर ले गए। अगर भारतीय समाजशास्त्र एक बड़ी पहेली है, तो इन चारों ने इसका एक एक जरूरी और अनोखा टुकड़ा जोड़ा। और आखिर में इन सबके मिले जुले प्रयासों ने, भले ही वो आपस में सहमत ना हो, एक बहुत ही मजबूत और रेलेवेंट डिसिप्लिन खड़ा किया। उन्होंने एक ऐसा समाजशास्त्र बनाया जो सिर्फ वेस्ट की नकल नहीं था, बल्कि मॉडर्न इंडिया की अपनी मुश्किलों को, इसकी जटिलताओं को समझने और उनसे जूझने के लिए पूरी तरह से तैयार था। और यही बात हमें आज के सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। जिस तरह इन पायोनियर्स ने अपने वक्त के बड़े सवालों के जवाब तलाशे, उसी तरह आज के बदलते भारत को समझने के लिए सोशियोलॉजी को कौन से नए सवाल पूछने चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो इन सभी की विरासत को आज भी जिंदा रखे हुए हैं।